सहर व इसरार का सिलसिला खास, रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान, कदम कदम एक मंजर हैरत अशां, लम्हा लम्हा रंग बदलते अतवार, गुनाह की दासियों की मस्तियां, हिर्सो हवस के पुजारियों के चमत्कार, एक चौंका देने वाली अछूती कहानी। दीवान जी मुझे दिलावर मिर्जा की कहानी सुनाते रहे और फिर उन्होंने एक नीम पुख्ता मकान के करीब गाड़ी रोक दी, जहां नीम के दरख्त के नीचे एक सफेद रेश बुजुर्ग चटाई पर आंखें बंद किए बैठे थे और उनके सामने 10-12 अकीदतमंदों का मजमा दम सादे खामोश बैठा था। मैंने गाड़ी से उतरकर एक नजर शाह साहब के नूरानी चेहरे पर डाली और फिर नजरें झुकाए झुकाए कदमों आगे बढ़ा और हजूम के पिछली कतार में नंगी जमीन पर आलती पालती मारकर बैठ गया। 2-4 नजरें मेरी जानब उठ गईं और फिर झुक गईं और फिर दीवान जी भी आहिस्ता से मेरे बराबर बैठ गए और 15 मिनट तक शाह साहब मुराकबे में रहे और फिर उन्होंने यकलख्त आंखें खोल दी। उनकी आंखें नूरानी चेहरे से कोई मुताबिकत नहीं रखती थी, उनमें खून तैर रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे उन्हें कच्ची नींद में झंझोड़ कर जबरदस्ती जगा दिया गया हो और मैं उनके दाहिनी हाथ की जानब जरा हटकर पिछली कतार में बैठा था। लेकिन आंख खुलते ही उन्होंने जिस अंदाज में गर्दन को खम देकर बराह रास्त मेरी तरफ देखा, उससे यही जाहिर हुआ जैसे उन्हें मेरी आमद का इल्म अचानक हुआ था और एक लम्हे को हमारी निगाहें चार हुई और मैं उनकी जलाली नजरों की ताब ना ला सका और जल्दी से निगाहें जमीन पर गाड़ दी। मुझे यूं लग रहा था जैसे मेरे तन बदन में उन नजरों की तपश ने एक आग सी लगा दी हो और मेरे दिल की धड़कनें मेरे काबू से बाहर हो रही थी। मुझ पर एक अजीब सी बेहोशी और सरे मस्ती का जज्बा तारी हो रहा था। तुम आखिरकार यहाँ तक पहुंच ही गए, शाह साहब ने नरम और ठोस आवाज मेरे कानों से टकराई। दोबारा तुम्हारा रास्ता रोका गया था। बुजुर्गे कामल मुझसे ही मुखातब थे, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि नजरें उठाकर उनकी निगाहों से निगाहें चार कर सकता, जिनकी चुभन अभी तक मैं अपने तन बदन में महसूस कर रहा था। जमाल मियाँ, दीवान जी ने मुझे कोहनी से टहुका मारते हुए दोबारा सरगोशी की। नजरें उठाइए, शाह साहब आपसे ही मुखातब हैं। और मैंने हिम्मत करके बेमुश्किल चेहरा ऊंचा किया। डरते डरते नजरें उठाई, लेकिन शाह साहब दोबारा मुराकबे में जा चुके थे और मरीदों की निगाहें बार बार मेरी जानब उठ रही थी। शायद उन्हें मेरी खुशकिस्मती पर रश्क आ रहा था कि मैं इतनी जल्दी शाह साहब की नजर अनायत का मुस्तहिक क्यों कर हो गया, और उनमें कुछ निगाहों में नफरत भी थी। गालबन वो मेरी स्याह बख्ती पर मातम कना थे, मेरी बदबख्ती का मलाल कर रहे थे कि एक पीर मर्द और बुजुर्गे कामिल ने मुझे मुखातब किया था और मैं नजरें झुकाए बैठा रहा। खुद मुझे भी अपनी हमाकत का एहसास बड़ी शिद्दत से हुआ, लेकिन मैं मजबूर था। मेरी कुव्वते गोयाई सलब हो गई थी, तो मैं जुबान किस तरह हिलाता। मेरी नजरें आप झुक गईं और अब वक्त गुजर चुका था। शाह साहब दोबारा मराकबे में चले गए तो मरीदों ने एक एक करके वहां से उठना शुरू कर दिया। वो आहिस्ता से उल्टे कदमों पीछे हटते और फिर कमर खम देकर अकीदत के इजहार के तौर पर झुकाते और आहिस्ता से पलट कर वापस चले जाते। वक्त तेजी से गुजरता रहा। दोपहर का वक्त हुआ तो दीवान जी ने मुझे खाने का याद दिलाया, लेकिन मैंने दीवान जी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। टिकटकी बांधे शाह साहब को देखता रहा और दोपहर के बाद शाम आई और वो भी गुजर गई। उजालों की जगह अंधेरा फैलने लगे तो एक मासूम बच्ची ने जलती हुई लालटेन लाकर नीम के तने के करीब रख दी और चुपचाप वापस हो गई। शाह साहब बदस्तूर मुराकबे में थी और मैं भी अपनी जगह से जैसे पत्थर का बन गया। वक्त और लम्हात का हिसाब मेरे ज़हन से मिट चुका और मेरी नजरें उस नूरानी चेहरे पर जमी हुई थी जो किसी और दुनिया में मुस्तगरक था। जमाल मियाँ, दीवान जी ने मुझे शाने से पकड़ कर कहा, हवेली में सब लोग परेशान होंगे, अंधेरा फैल चुका है। और मैंने दीवान जी की आवाज सुनी थी और मुझे ऐसे लगा जैसे कोई दूर से मुझे मुखातब कर रहा हो, और मैंने उसकी आवाज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पूरी तवज्जो और इन्हमाक से टिकटकी बांधे शाह जी को देखता रहा। मैंने तय कर लिया था कि चाहे दिन महीनों और महीने सदियों में क्यों न तब्दील हो जाएं,
मैं इस आस्ताने से बेनीलो मुराद वापस नहीं जाऊंगा। और मैंने बुजुर्गों से सुन रखा था कि इन मरहलों के लिए इस्तगराक बुनियादी शर्त है। चुनाचा मैंने हिम्मत नहीं हारी, पूरी लगन से अपनी जगह जमा बैठा रहा और दीवान जी ने पुरस्ताइश होकर पहलू बदलना शुरू कर दिया। मुतअद्दिद बार उन्होंने मुझे आवाजें दी, हाथ पकड़कर हिलाने जिलाने की कोशिश भी की, लेकिन मैं शायद हर बात से बेनियाद होकर डूब गया था और मुझे मायूस का शिकार नहीं होना पड़ा। शाह साहब ने अपना मुराकबा खत्म कर दिया, नजरें उठाकर मेरी तरफ घूरा और मैं लड़खड़ाने लगा, लेकिन मैंने नजरें नीची नहीं की। मुझे अपने अंदर आग सी सुलगती हुई महसूस हो रही थी और मैं झुलस रहा था, खाकस्तर हो रहा था और शोलों की तपश मुझे बतदरीज राख के ढेर में मुंतकिल कर देना चाहती थी, मगर मैं अपनी जगह डटा रहा। अगर इस वक्त लग़ज़श आ जाती तो फिर मेरी रियाजत का ज़िया हो जाना भी ऐन मुमकिन था। कई लम्हे यूं ही गुजर गए। बुजुर्गे कामल मुझे निगाहों निगाहों में तोलते रहे और फिर नहायत नरम और शफकत भरे लहजे में बोले, मियाँ तुम मौलवी असगर हुसैन के साहबजादे हो? जी हाँ, मैंने हाथ बांधकर बाअदब जवाब दिया। आपकी खिदमत में अपनी बिपता सुनाने हाजिर हुआ हूँ। मुझे इल्म है कि तुम क्या चाहते हो। वक्त की नामसायद गर्दिश ने तुम्हें उलझा रखा है और मैं हल की तलाश में भटक रहा हूँ। किबला मोहतरम, आपकी मदद की जरूरत है। और मैंने बड़ी आर्जी से कहा, बड़ी आस लेकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। शिरक की बातों से परहेज की आदत डालो। शाह साहब तेजी से बोले, जो कुछ मांगना हो बस ऊपर वाले से मांगो। मुझे वसीले की जरूरत है। मैंने इनकसारी से काम लिया। आप हाथ थाम कर उस नए रास्ते पर लगा दें, बाकी सफर मैं खुद तय कर लूंगा। जो दूसरों की उंगली थाम कर चलने के आदी हों वो मोहताज कहलाते हैं। गुप्त अंधेरे में रोशनी की एक किरण भी भटके हुए को राह दिखा देती है। तुम्हारे वालिद भी बड़े जिद्दी तबीयत के मालिक थे। शाह साहब ने मुझे प्यार भरी नजरों से देखते हुए कहा, और मैं तुम्हारे हक में नीली छतरी वाले से दुआ करूंगा। मुझे दुआ के साथ साथ दवा की भी जरूरत है। मैंने इल्तिजा की। गंदी ताकतों का जोर बढ़ता जा रहा है। मैं सब कुछ जानता हूँ मियाँ, जो गुजर गया, जो बीत रहा है और जो कुछ पेश आने वाला है, लेकिन जो कुछ लिखा जा चुका है वो हर हाल में पूरा होगा। मुझे सुकून की तलाश है। मैं तड़प कर बोला, मैं पिंडत पुजारियों के शर से महफूज रहना चाहता हूँ। जख्म को रसने दो। ये नासूर बन गए तो फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें परेशान नहीं कर सकेगी। शाह साहब ने मैनी खेज अंदाज में जवाब दिया। मैं समझा नहीं मेरे मोहतरम। मैंने कहा, आप किस जख्म की तरफ इशारा कर रहे हैं? अफसोस। अचानक शाह साहब ने हाथ मलना शुरू कर दिया। उनकी हरकतों में अज़तराब की शिद्दतें मौजूद थीं और फिर वो आसमान की जनब नजरें उठाकर बोले, तेरी शान है मेरे मालिक, जिसे चाहता है नवाज देता है। मैं अब भी कुछ समझने से कासर हूँ। मैंने उलझते हुए कहा, मेरी रहनुमाई फरमाइए। माँ की कब्र पर जल्दी जल्दी हाजिरी दिया कर, तेरी मुराद वहीं से पूरी होगी। शाह साहब ने बेचैनी से जवाब दिया और मैं महसूस कर रहा था कि कोई बात उनकी जुबान तक आते आते रह जाती है और वो खुलकर कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन जुबान में लुकनत आ जाती है। किबला मोहतरम, मैंने आर्जी इख्तियार की। क्या मैं यहाँ से खाली हाथ वापस चला जाऊँ? शाह साहब मेरी बात सुनकर फिर तज़-बज़ब की कैफियतों से दो चार हो गए और कुछ देर तक हाथ मलते रहे, फिर आंखें बंद कर ली। नहीं मेरे मोहतरम नहीं, मैं चीख उठा। आप मेरे मरहूम वालिद के दोस्त हैं और मैं दोस्ती के उसी मुकद्दस रिश्ते की डोर थामे यहाँ तक आया हूँ। खाली हाथ नहीं जाऊंगा और अगर मायूसी मेरा मुकद्दर बन चुकी है तो फिर मैं यहीं अपना सर फोड़ कर मर जाऊंगा। नहीं। शाह साहब ने जल्दी से आंखें खोलकर मेरे अज़तराब का अंदाजा लगाया और फिर खुश्क आवाज में बोले, जिद मत कर, मेरी बात मान ले। अपनी वालदा की कब्र पर बार बार हाजिरी दिया कर, जो मिलना है वहीं से मिलेगा। वहां पागल मेरी राह में रोड़े अटकाते हैं, मुझ पर थूकते हैं और मेरी टांगों पर लकड़ियां बरसाते हैं। मैंने तड़प कर कहा, तू अंधा हो गया है। शाह साहब के चेहरे पर अचानक जलाल आ गया, और जब तक तेरी बेनाई बहाल नहीं होती तू भटकता रहेगा। मुझे आपकी बद्दुआओं की नहीं, दुआओं की जरूरत है। मैंने बुजुर्ग कामल के जलाल को महसूस करते हुए कहा, मैं इस आस्ताने से खाली हाथ नहीं जाऊंगा। मैं कहता हूँ जा, चला जा। शाह साहब ने मुझे धत्कारते हुए कहा, भीख मांगने निकला है और फटी झोली लिए घूम रहा है, पहले जाकर दामन रफू करा ले। मैं पागल हो जाऊंगा मेरे मोहतरम। मैं सिसक उठा। मैं इस आस्ताने के पत्थरों से सर टकरा टकरा कर जान दे दूंगा, लेकिन खाली नहीं जाऊंगा।
शाह साहब के चेहरे पर शदीद गमो गुस्से की मिली जुली कैफियत तारी थी और वो मेरी किस बात पर खफा हुए मैं उसकी तय तक पहुंचने से आ रही था। पहले उन्होंने मुझसे बड़ी शफकत से गुफ्तगू की और फिर यकलख्त भड़क उठे और मुझे धत्कारने लगे और मैंने तय कर लिया था कि उनसे कुछ लिए बगैर नहीं टलूंगा और मेरी तकदीर में अगर सड़ फोड़ कर मरना ही लिखा था तो मुझे यह भी मंजूर था। शाह साहब मुझे सख्त नजरों से घूरते रहे और उनके चेहरे पर एक रंग आता और एक जाता था। बार बार वो हाथ उठाकर अपनी रान पर मारते और बेचैनी से यूं सर झटकने लगते जैसे किसी शदीद ज़हनी खलफशार में मुब्तला हों, किसी अंदरूनी कश्मकश से दो चार हों, और कभी नजरें उठाकर आसमान की सिमत देखते और होंठ चबाने लगते, कभी उनकी आंखों से अश्क टपकने लगते और फिर वो मुझे सुर्ख सुर्ख नजरों से घूरते। उन निगाहों में नफरत और मोहब्बत का मिला जुला एहसास मौजूद होता। तकरीबन आधे घंटे तक वो इन्हीं मुतजाद कफीतों से दो चार रहे और फिर झल्ला कर अपने हाथ में दबी हुई तस्बीह जोर से मेरी तरफ फेंकी और इशारे से मुझे धुतकारते हुए एक बार फिर मुराकबे में चले गए और मैंने धड़कते हुए दिल से तस्बीह उठाकर होंठों से लगाई, आंखों से मिला और फिर शाह साहब को देखता हुआ उठा और गाड़ी में आकर बैठ गया। मुझे खुशी थी कि मैं खाली हाथ वहां से नहीं आया था। शाह साहब की तस्बीह मेरे लिए किसी तबरक से कम न थी और मैंने बड़ी अकीदत से उसे चूम कर शेरवानी की अंदरूनी जेब में रख लिया और दीवान जी ने गाड़ी की रफ्तार तेज कर रखी थी और मुझे अब एहसास हो रहा था कि हवेली से मेरी तवील गैर हाजिरी ने यकीनन सबको परेशान कर दिया होगा। ईशा से जरा बाद मैं हवेली के हाथे में कदम रखा तो द्रक्षा के अलावा जैकब, सुलह और कैलाश भी मेरे मुंतजर थे। एक दो मुलाजिम भी परेशानी के आलम में हाथ बांधे खड़े थे और द्रक्षा की नजरों में मेरे लिए लातादाद सवालात मचल रहे थे। कैलाश मुझे वजाहत तलब और मैनी खेज नजरों से घूरने लगा और स्लोया ने मुझे देखकर इत्मीनान का सांस लिया, लेकिन जैकब ने इस वक्त भी हमाकत से काम लेते हुए कहा, अब बताओ कैलाश जी, सिस्टर मारिया का चक्कर किसके साथ चल रहा है? यार जैकब, कैलाश तलमलाकर बोला, कभी तो मौका महल देखकर बात कर लिया करो और तुम जो इस रोज मेरी बीवी की मौजूदगी में मुझे मारिया के साथ नत्थी कर रहे थे। जैकब मुंह बनाकर बोला, क्या वो मजाक मुनासिब था? मैं जैकब और कैलाश को आपस में उलझता छोड़कर अंदर आया तो द्रक्षा ने मुझसे कोई बात पुरस करने की बजाय बड़ी मोहब्बत से कहा, आप चलकर गुस्ल कर लें, मैं लिबास लेकर आती हूँ और नहाने से दिन भर की थकान दूर हो जाएगी। द्रक्षा, मैंने आगे बढ़कर उसके शानों पर हाथ रखते हुए कहा, तुमने ये नहीं पूछा कि मैं दिन भर कहाँ गायब रहा। मुझे आप पर मुकम्मल एतबार और भरोसा है जमाल, अलबत्ता आज आपने देर लगा दी और मुझे होल उठने लगा था। द्रक्षा मुस्कुराकर प्यार से जवाब दिया तो मेरे दिन भर की थकान दूर हो गई। मैं दरअसल अपने वालिद के एक पुराने बुजुर्ग दोस्त के पास चला गया था। मैंने साफ गोई से कहा, वहां मुझे वक़्त का एहसास ही नहीं हुआ। आपने बहुत अच्छा किया जमाल, मैं भी आपको मशवरा देने वाली थी कि आप बुजुर्गों और पीरों की सोहबत में उठा बैठा करें। इस मशवरे की कोई माकूल वजह भी होगी। मैंने मुस्कुराते हुए दरियाफ्त किया, हो सकता है हालात ने मुझे वहम में मुब्तला कर दिया हो, लेकिन मेरा दिल बार बार यही कहता है कि पिताजी और उनके दोस्त पंडित पुजारी हमें सुख और चैन से नहीं रहने देंगे। द्रक्षा ने उदास लहजे में कहा, और मुझे यह ख्याल भी सताता रहता है कि मैं शायद ज्यादा दिनों तक तुम्हारे साए में पनाह न ले सकूंगी और ये गंदी ताकतें मुझे तुमसे दूर करने के लिए मौत के घाट उतारने से भी दरेग नहीं करेंगी। द्रक्षा, मैं चीख उठा। मुझे जैकब के कहे हुए जुमले याद आ गए और मैंने द्रक्षा को पूरी शिद्दत से अपनी बाहों में समेटते हुए कहा, खुदा के लिए ऐसी बातें जुबान पर ना लाया करो, वरना मेरा दिल गमों के एहसास से ही फट जाएगा। मैं तुम्हारे बगैर जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। हम हमेशा एक साथ रहेंगे, एक साथ जिएंगे, एक साथ मरेंगे। वहमों को दिल से निकाल दो द्रक्षा, पंडित पुजारी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्या तुमने अपने पीर बाबा को तमाम बातें बता दी हैं? द्रक्षा ने मासूमियत से पूछा, वो क्या कहते हैं? उन्होंने भी यकीन दिलाया है कि गंदी ताकतें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगी। कुछ वक्त परेशानी में जरूर गुजरेगा, लेकिन उसके बाद राहत ही राहत होगी। और मैंने द्रक्षा को तसल्ली दी। एक बात पूछूं जमाल? द्रक्षा ने मेरी आंखों में आंखें डालते हुए बड़ी अपनाई से पूछा। पूछो जाने मन, तुम्हें इजाजत की क्या जरूरत है? आपको मेरी जान की कसम कोई बात छुपाने की कोशिश ना कीजिएगा। द्रक्षा ने मुझे अपनी कसम दी और फिर बोली, ये घरदारी लाल
मालती और जीवन लाल की मौत का क्या किस्सा है? डिप्टी कमिश्नर बजाते खुद हमारी हवेली की तलाशी लेने के लिए क्यों दौड़ा चला आया? द्रक्षा के इस अचानक सवाल ने एक लम्हे को मुझे बौखला दिया और उसने मुझे अपनी जान की कसम देकर अजीब मकसमे में फंसा दिया था। और कुछ देर तक मैं खामोश रहा और फिर मैंने दिल पर जबर करके शुरू से आखिर तक की तमाम तफसील द्रक्षा को सुना डाली। उसे यकीन था कि एक न एक दिन किसी न किसी तरह इसे हालात का इल्म जरूर हो जाता और उस रोज वो मुझसे शिकवा और शिकायत कर सकती थी। इसलिए इब्तिदा ही में उसके हालात से बाखबर हो जाना मुनासिब था और वह दूसरों के मुकाबले में मुझे बेहतर तौर पर मशवरा दे सकती थी। मैंने शायद अब तक उसके तमाम पोशीदा रखकर गलती की थी और मेरे ज़िन पर जो बोझ था वो द्रक्षा को राज बता लेने के बाद बड़ी हद तक कम हो गया। द्रक्षा नहायत संजीदगी और गौर से मेरी बात सुनती रही और फिर बड़ी बेपरवाही से मुस्कुराकर बोली, फिलहाल आप नहा धोकर ताज़ा दम हो जाएं, खाना खाकर कुछ देर आराम करें और फिर रात को इत्मीनान से बातें होंगी। रात को तुम्हारे साथ संजीदा रहना बड़ा दुश्वार है, मैंने द्रक्षा को छेड़ते हुए कहा। तुमने आते जो खराब कर रखी हैं, शरीर कहीं के। द्रक्षा ने मेरी निगाहों की गर्मी को महसूस करके शर्माते हुए कहा और फिर वो मेरा लिबास लेने चली गई तो मैं गुनगुनाता हुआ गसल खाने में उलझ गया। कैबिन के दरवाजे पर होने वाली तेज दस्तक के साथ ही जैकब की आवाज भी मेरे कानों से टकराई और मैंने घड़ी पर नजर डाली। इस वक्त शाम के 5 बजे थे और डायरी को बंद करके मैंने जल्दी से अलमारी में रखा और फिर लपक कर दरवाजा खोल दिया। जैकब आंधी और तूफान की तरह दंदनाता हुआ कैबिन में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर जल्जले किसी कैफियत तारी थी। सुर्ख सुर्ख आंखें किसी आतिश फशां का मंजर पेश कर रही थी। अकड़े हुए तनफ्फुस और गुस्से की शिद्दत को कंट्रोल करने की खातिर वो हाँफता हुआ आगे बढ़कर मेरे बिस्तर पर बैठ गया। जैकब की वहशत काबिले दीद थी और मैंने कैबिन से बाहर झांक कर देखा, कैलाश वहां मौजूद नहीं था। अलबत्ता बाहर का जमाल बेहद प्यारा लग रहा था। नीला खुला आसमान, ठंडी ठंडी हवा के झोंके और दूर तक फैला हुआ नीलगो समुंदर जिसकी लहरें झाग उड़ाती एक दूसरे से हम आगोश हो रही थी। अरसे तक मेरे कैबिन के सामने कोई भी नहीं था और मैंने सोचा यकीनन कैलाश ने फिर जैकब की किसी दुखती राग को छेड़ दिया होगा। मैंने पलटकर उसे देखा। वो अभी तक अपनी बहकी बहकी सांसों पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ था। क्या बात है मेरे दोस्त, मैंने पूछा, ये तुम इस कदर दरहम बरहम किस लिए नजर आ रहे हो? मैं उसे गोली मार दूंगा, जैकब ने गुस्से से हकलाते हुए कहा। कैलाश की बात कर रहे हो? मैं मुस्कुरा दिया। वो भी काबिले गर्दन ज़ोनी है, जैकब ने दस्तूर हाँफते हुए जवाब दिया। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन बेहुदा मजाक का मुतहम्मल नहीं हो सकता। मुकद्दस मसीह की कसम, अगर वो बेलबास मेरे सामने आई तो मैं उसका खून पी जाऊंगा। क्या मतलब? मैं चौंका। कौन तुम्हारे सामने बेलबास आने वाली है? रूपा, जैकब ने तलमलाकर कहा और कैलाश ने उसे समझाया है कि अगर मैं लासा के हक में सदक दिल से दुआ कर दूं तो उसकी ज़हनी हालात इत्तेदाल पर आ सकती है और वो दोबारा नालमर हो सकता है। ओह, मैं ज़हर लब मुस्कुरा दिया। जहाँ तक दुआ का ताल्लुक, तो बेहसियत पादरी के तुम पर फर्ज है कि ज़रूरतमंदों के लिए अपनी मजहबी खिदमात पेश करते रहो। लेकिन रूपा को इस तरह आने का मशवरा किसने दिया? उसी सर्जन की दुम ने, जैकब दांत पीसते हुए बोला। उसने रूपा को बराबर करा दिया है कि अगर उसने इस तरह मेरे सामने झोली फैलाई तो मैं हर कीमत पर उसकी मुराद पूरी करने पर मजबूर हो जाऊंगा। दिमाग से काम लेने की कोशिश करो मेरे भाई, मैंने नहायत संजीदगी से जैकब की वहशतों से लुत्फ अंदोज होते हुए जवाब दिया। जब रूपा इस तरह तुम्हारे सामने आएगी तो फिर दामन कहां से फैलाएगी? रहा मुराद पूरी होने का सवाल तो मेरा ख्याल है कि खसारा रूपा का ही होगा। तुम भी मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हो। जैकब ने मुझे हैरत से घूरा और मेरी हमाकत थी जो तुम जैसे लफंगों के साथ सफर पर आने को तैयार हो गया। लेकिन मैं जजीरा फजी से आगे नहीं जाऊंगा। क्या मतलब? क्या तुम भी रूपा और लासा के साथ अगली बंदरगाह पर उतर जाओगे? जैकब ने दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया और उसी वक्त कैलाश कैबिन में दाखिल हुआ और जैकब को घूरते हुए निहायत संजीदगी से बोला, तुम यहाँ जमाल के कैबिन में क्यों आ गए? मैं जहन्नम में भी जा सकता हूँ, तुम कौन होते हो मुझसे पूछने वाले? जैकब झल्ला गया। शर्म आना चाहिए तुम्हें। पादरी होकर ये चाहते हो कि एक मजबूर बेहसाना
बेसहारा हसीन और खूबरू लड़की दो आदमियों की मौजूदगी में अपने जिस्म की नुमाइश करे। कैलाश एकदम ही चढ़ता चला गया। बोलो, जवाब दो, क्या मैं तुम्हारी गैरत उसे गवारा करेगी कि कम अज कम मुझे तुमसे इस बेहुदगी की तवक्का नहीं थी। किस्सा क्या है? मैंने कैलाश की खूबसूरत अदाकारी और जैकब की बौखलाहट से लुत्फ अंदोज होते हुए अनजान बनकर पूछा। कुछ नहीं, कैलाश जैकब को खा जाने में नजरों से घूरते हुए बोला। रूपा अपने साथी लासा की दिमागी हालत की वजह से बेहद परेशान है और अपनी देवी काम आशीर्वाद लेकर उसे गोरे बाबा से लासा के हक में दुआ कराना चाहती है और दुआ करना मेरा फर्ज है। जैकब ने कैलाश को कहर और नजरों से घूरते हुए कहा, लेकिन रूपा को बेहुदा मशवरा क्यों दिया है? वो मैंने तुम्हारी आसानी के लिए किया था। कैलाश तेजी से बोला, तुम हिंदू धर्म के रस्मों रिवाज और अकीदों के बारे में कुछ नहीं जानते। देवताओं की खुशनुदी के लिए बड़ी बड़ी सती सावरियों को भी ऐसे ही अजीबो गरीब अंदाज में पूजा करते देखा है। रहम, खुदावंद रहम। जैकब ने इस्तगफार के लिए दोनों हाथों से अपना मुंह पीटना शुरू कर दिया। मरो मत, कैलाश ने सपाट आवाज में कहा। रूपा इस वक्त तुम्हारे पास आने का इरादा मुलतवी कर दिया है। बेहतर यही होगा कि तुम रूपा को समझा दो, मैंने जैकब की हिमायत में कैलाश से कहा। रूपा खुद समझदार है, कैलाश ने संजीदगी से जवाब दिया, और इस वक्त जहाज पर खासी चहल पहल है। अमले के अफराद इधर उधर घूमते फिर रहे हैं। ऐसी हालत में वो खुद भी अपने कैबिन से निकलना पसंद ना करेगी। लिहाजा उसने एक फैसला किया है कि रात को ठीक 12 बजे जब हर तरफ समुंदर मुहीब सन्नाटे तारे होंगे और समुंदर की बफरी हुई मौजें बहरी उकाब से सा टकरा रही होंगी, वो भी किसी संग दिल पादरी की तरह टकरा कर पाश पाश हो जाने का अज़म लेकर अपने कैबिन से निकलेगी। तुम जैकब हकलाने लगा। आज की रात रूपा की आखिरी रात होगी जब वो लासा के लिए अपना दामन फैलाकर फादर जैकब से रहम की दरख्वास्त कर सकती है। कैलाश ने नहायत ड्रामाई अंदाज में सर्द आह भरते हुए कहा, अगर आज वो कामयाब ना हुई तो फिर देवी और देवता भी उसको माफ नहीं करेंगे। कल का सूरज उसे हमसे जुदा कर देगा। वो आने वाली बंदरगाह पर लासा का हाथ थामे अपने बचपन की उमंगों को सीनों में समेटे फादर जैकब की कड़ियल जवानी को हसरत भरी निगाहों से देखती हुई जहाज की सीढ़ियों के जरिए तेजी से खुशकी पर वापस पलट जाएगी। तुम इंतहाई घटिया और बेहुदा किस्म के मस्करे हो, जैकब ने आजिज आकर रो देने वाले लहजे में कहा, और फिर तेज तेज कदम उठाता हुआ मेरे कैबिन से बाहर चला गया। और मैंने उसे 2-3 आवाजें भी दी, लेकिन उसने रुकने की बजाय अपनी रफ्तार और तेज कर दी। बड़ा मासूम और दिलचस्प आदमी है, कैलाश ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर ये ना होता तो हमारा ये सफर इंतहाई बदमजा और बोर साबित होता। मेरा ख्याल है कि अब जैकब को कल सुबह तक उसके कैबिन से निकालना दुश्वार ही होगा, मैंने मुस्कुराकर कहा, और फिर संजीदगी इख्तियार करते हुए दरियाफ्त किया, क्या तुमने दोबारा लासा का मुआयना किया था? हाँ, मगर मैं अभी तक उसकी बीमारी की वजह नहीं दरियाफ्त कर सका। जहन पलट जाने के लाखों बहाने हो सकते हैं, मैंने जल्दी से कहा। मेडिकल साइंस दीवानगी या पागलपन की निशानदही तो कर सकती है, लेकिन हर केस की मखसूस वजह बताने से कासर है। अक्सर कोई मामूली सदमा भी अच्छे भले इंसान को दीवाना बना देता है। उसे तुम क्या कहोगे? मैं तुम्हारे ख्याल से मुत्तफिक हूँ, लेकिन तुम ये क्यों भूल रहे हो कि नॉर्मन भी कुछ ऐसे ही हालात का शिकार हुआ था? मैं समझा नहीं। मेरा ख्याल है कि कुछ गंदी ताकतें बहरी उकाब में भी अपना जाल फैला रही हैं। कैलाश संजीदा था। फिक्र मत करो, मैंने बेपरवाही से जवाब दिया। सिर्फ एक रात की बात और है, कल इस सियामी जोड़े को अगली बंदरगाह पर उतार दिया जाएगा। लानत भेजो, कैलाश ने भी सर झटकते हुए कहा। हम बिना वजह अपना वक्त फजूल बातों में क्यों बर्बाद करें? आओ बाहर अर्शे पर कुछ देर चहलकदमी करते हैं। ठंडी हवा के नम झोंके यकीनन हमारे असाब के लिए फर्क बख्श साबित होंगे। मैं कैबिन से बंद करके कैलाश के साथ अर्शे पर आ गया, जहां अमले के बेशतर अफराद इधर उधर रेलिंग के करीब खड़े खुले आसमान और ठहरे समुद्र की पुरसकून लहरों से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। जैक्सन मुझे कंट्रोल रूम के आगे खड़ा नजर आया और उसने दूरबीन नजरों से लगा रखी थी और निहायत अनहमाके से कुछ देखने में मसरूफ था। जहाज का बूढ़ा कप्तान एटले हस्बे मामूल इस वक्त भी अपना पाइप मुंह में दबाए अर्शे पर टहल रहा था और अपने फराइज के मामले में वो कुछ ज्यादा ही मुस्तैद और चाकू चुबंद नजर आता। फुर्सत और ड्यूटी पर सिर्फ ना होने के औकात का बेशतर हिस्सा भी वो अमले के अफराद के दरमियान गुजारने का आदी था।
اور یہی وجہ تھی کہ اس کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات بحری عقاب کے کارکنوں کے لیے حکم کا درجہ رکھتی تھی۔ ہم ٹہلتے ہوئے ایٹلے کے قریب جا کر رکے تو اس نے بڑی ادب سے ہمیں سلام کیا اور پھر کیلاش کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا، کیا خیال ہے میرے عزیز، وہیل کے شکار کا کوئی پروگرام پھر مرتب کیا جائے اور مجھے بے حد خوشی ہوگی، لیکن ہمارے دوست فادر جیکب کو شکار کے لیے آمادہ کرنا آپ کی ذمہ داری ہوگی۔ کیلاش نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، کیوں نہیں؟ ایٹلے بولا، میں فادر جیکب سے بھی درخواست کروں گا اور اس بار جمال صاحب بھی یقیناً ہمارے ساتھ ہوں گے۔ کیوں میرے عزیز؟ اور مجھے شکار سے کوئی دلچسپی نہیں مسٹر ایٹلے، لیکن آپ سب کو خوشی کے لیے میں ضرور شریک ہو جاؤں گا، میں نے ایٹلے کا دل رکھنے کی خاطر کہا۔ آئندہ سفر کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے مائی ڈیئر کپتان؟ کیلاش نے پوچھا۔ اگر موسم اتنا ہی خوشگوار رہا تو ہم یقیناً اپنے پروگرام کے مطابق سفر کر سکیں گے۔ مجھے آپ لوگوں کی خدمت کر کے خوشی ہوگی میرے عزیز، لیکن بحری سفر کے بارے میں آئندہ کے لیے پورے یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ساحلی کناروں کے ساتھ ساتھ سفر کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے، لیکن کھلے سمندر میں ہواؤں اور بادلوں کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں۔ ایٹلے نے سنجیدگی سے کہا، اوپر کے حالات منافق بھی ہوں تو اندر کے حالات کے بارے میں تشویش لاحق رہتی ہے۔ سمندر کے اندر پوشیدہ آتش فشاں کب اپنا دہانہ کھول دیں اور کب دیو پیکر جہاز تنکے کی طرح الٹ پلٹ ہو جائے، کون کہہ سکتا ہے؟ بحر شمال کے سائیکلون کے بارے میں تمہارا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ کیلاش نے قدرے چبھتے ہوئے انداز میں سوال کیا تو ایٹلے کے چہرے کے تاثرات یک لخت تبدیل ہو گئے۔ میرے عزیز، اس نے کیلاش کو سپاٹ نظروں سے گھورتے ہوئے خشک آواز میں کہا، میری کوشش اور میری دعا یہی ہوگی کہ بحری عقاب کو ہر قیمت پر بحر شمال کے بدترین طوفانوں سے محفوظ رکھ سکوں۔ کیلاش کے علاوہ میں نے بھی ایٹلے کے بدلے ہوئے لہجے کو محسوس کیا۔ غلطی بہرحال کیلاش کی تھی، جس نے پرتگالی کپتان کے تجربے کو دوسری بار اپنے مذاق کا نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی، اور میں نے گفتگو کا رخ بدل کر ایٹلے کو نارمل کرنا چاہا، مگر قبل اس کے کہ میں کوئی مناسب اور ہلکا پھلکا موضوع چھیڑتا، روپا تیزی سے بھاگتی ہوئے ہمارے قریب آئی اور کیلاش سے بولی، ڈاکٹر، لاسا کی حالت خراب ہو رہی ہے، وہ نہ جانے کیا کیا بک رہا ہے، میں بنتی کرتی ہوں کہ اسے بے ہوشی کا ٹیکا لگا کر شانت کر دو۔ اس نے ہاتھ باندھ کر کہا، اور میں سارا جیون تمہارا یہ احسان یاد رکھوں گی۔ کیلاش نے ایک نظر میری جانب دیکھا اور پھر خاموشی سے روپا کے ساتھ ہو لیا۔ میں بھی ایٹلے کے ساتھ لاسا کے کیبن کی طرف قدم بڑھانے لگا، اور پرتگالی کپتان کے چہرے پر ابھرنے والے ناخوشگوار تاثرات لاسا کی خبر سن کر کچھ اور گہرے ہو گئے۔ نہ جانے وہ کون سی منحوس گھڑی تھی جب میں نے اسے جہاز پر پناہ دینے کی حامی بھر لی۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے بولا، فادر جیکب نے اسے پہلے ہی دن ناپسندیدہ نظروں سے دیکھا تھا، اب ان کی باتوں سے کیا فائدہ میرے بزرگ و برد دوست؟ میں نے ایٹلے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی، صرف ایک رات کی بات اور ہے۔ ہاں میرے عزیز، لیکن کبھی کبھی ایک لمحہ بھی انسان پر بہت بھاری ثابت ہوتا ہے۔ میں نے اس بار ایٹلے کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ کیلاش اپنا ایمرجنسی بیگ لیے تیزی سے ہمارے قریب آ گیا۔ روپا نے جلدی سے کیبن کا دروازہ کھولا، ہم اور کیلاش ایک ساتھ ہی اندر داخل ہوئے۔ ایٹلے باہر رک گیا تھا، شاید وہ نہیں چاہتا تھا کہ عملے کے افراد وہاں بھیڑ کی صورت میں جمع ہو جائیں۔ لاسا کا جسم رسیوں میں جکڑا ہوا تھا، اس کی حالت خاصی ابتر نظر آئی۔ وہ ہمیں باری باری پاگلوں کی طرح دیدے پھاڑ پھاڑ کر دیکھتا رہا، اور پھر اس انداز میں گلا پھاڑ کر کہکے لگانے لگا جیسے ہم اس کے لیے پاگل ہوں، اور نہ جانے کیوں مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے اس وقت لاسا کی ذہنی حالت پہلے کے مقابلے میں بد درجہ بہتر ہے، اور اس کے کہکے مجھے عجیب لگ رہے تھے، یوں جیسے وہ ہمارا مذاق اڑا رہا ہو۔ مجھے اس کی آواز بھی کچھ بدلی بدلی سے محسوس ہوئی۔ کیلاش نے آگے بڑھ کر اس کا سرسری معائنہ کیا، لیکن وہ ہنستا رہا۔ آج اس نے نہ تو کوئی گالی بکی، نہ پاگلوں کی طرح اپنا سر ستون سے مارنے کی کوشش کی۔ کیلاش اس کا معائنہ کرنے کے بعد اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر حیرت تھی، شاید میری طرح وہ بھی لاسا کی کیفیت میں حیرت انگیز تبدیلی محسوس کر چکا تھا، اور روپا بھی پھٹی پھٹی نظروں سے لاسا کو دیکھ رہی تھی۔ ہمارے آنے سے پہلے یہ کیا واہی تباہی بک رہا تھا؟ کیلاش نے لاسا کو گھورتے ہوئے روپا سے سوال کیا۔ یہ کہہ رہا تھا کہ اس کا سمے پورا ہو چکا ہے، اور وہ اس سے ناتا توڑ کر آکاش کی طرف اڑنے کو کہہ رہا تھا، اور نہ جانے کیا کیا الٹی سیدھی بکواس کر رہا تھا۔ روپا نے لاسا کے چہرے سے نظریں ہٹائے بغیر کہا،
कह रहा था कि उसकी आत्मा उस वक्त तक शांत नहीं होगी जब तक ये नाग का रूप धार कर अपने दुश्मनों को डस नहीं लेगा, और बार बार चीख चीख कर काली को आवाज दे रहा था। कैलाश हिम्मतनगोश था, लेकिन नाग के रूप का हवाला सुनकर मैं हैरत से उछल पड़ा, और ठीक उसी वक्त लासा ने मेरी तरफ देखकर बड़े जहरीले अंदाज में होंठ चबाते हुए कहा, तू एक बार फिर अपने इल्म और चालाकी के बायस बच गया, लेकिन इतना याद रख कि काली के पुजारी दोजख के दरवाजे तक तेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। विष्णु के खादम तुझे ऐसी अज़ियतें देंगे कि तेरी रूह कांप उठेगी, जमीन के किसी हिस्से पर तुझे हमसे पनाह न मिल सकेगी। लासा की आवाज हैरत अंगेज तौर पर बदली हुई थी और कैलाश भी चौंक उठा। रूपा दौड़कर लासा के करीब चली गई और मेरे सरताज तुम ठीक हो गए, वो रुंधी आवाज में बोली। आखिर भगवान ने मेरी सुन ली। लासा ने उसकी तरफ तवज्जो दिए बगैर अपनी बात जारी रखी। तू लासा का भी सिर्फ एक रूप बिगाड़ने की कोशिश की है। हम तुझे कुदरत के तौर पर कदम कदम पर ऐसे करिश्मे दिखाएंगे कि तेरी रूह बेचैन हो जाएगी, और बात मेरी याद रखना कि तेरी तकदीर में क्या लिखा है ये तुझे वक्त ही बताएगा। फिर जो कुछ हुआ उसने कैलाश के अवसान भी खता कर दिए। लासा के जिस्म से अचानक शोले बुलंद होने लगे। रूपा ने पिछले बचने की कोशिश की, लेकिन मावराई कुव्वत ने उसे भी आग के जहन्नम में धकेल दिया, और शोलों ने तेजी से भड़क रूपा के जिस्म को भी पूरी तरह अपनी लपेट में ले लिया। और फिर इससे बेशतर कि हम कोई कार्रवाई कर पाते, लासा और रूपा के जिस्म कोयला बनकर फर्श पर ढेर हो गए। मैं और कैलाश कैबिन के फर्श पर गांग खड़े कोयले के दो बेजान मुजस्समों को फटी फटी निगाहों से घूर रहे थे। लासा और रूपा की पुरइसरार मौत ने बहरी उकाब के अमले को खौफ और वहरास में मुब्तला कर रखा था। हर चंद के कप्तान एटले ने उन दोनों की मौत को राज रखने की कोशिश की, मगर वो वाकया इतना होलनाक और नाकाबिल यकीन था कि खुद एटले भी अंगिश्ते बंदा रह गया। बहरहाल उसने अपने खास आदमियों के जरिए उसी वक्त रूपा और लासा के जिस्मों को, जो कोयले के मुजस्समे में तब्दील हो चुके थे, उठवाकर समुद्र की मौजों के हवाले कर दिया और अंदर कैबिन को मुतफिल करा दिया। कैलाश मेरे साथ अभी तक अर्शे पर रेलिंग थामे खड़ा था और समुद्र की मौजों को फटी फटी नजरों से देख रहा था। लासा को पेश आने वाले हादसे का उसके दिलो दिमाग पर बहुत गहरा असर हुआ, और मैंने उसे छेड़ना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए कि खुद मेरी हालत भी ठीक नहीं थी। मैं बड़ी संजीदगी से सोच रहा था कि क्या बखीर खूबी ये सफ़र पूरा कर सकूंगा। लासा के वो अल्फाज अभी तक मेरे जहन में सदाए बाज गश्त बनकर गूंज रहे थे, जो उसने शोलों में बसम होते हुए कुछ देर कबल कहे थे। उसने मुझे बावर कराने की कोशिश की थी कि अगर किस्मत की बाजियाबी ने मुझे उसकी अताब से निजात दिला दी तो मैं उसकी ज़िंदगी की ज़मानत ना समझूं, इसलिए कि नादीदा गंदी कुव्वतें मरते दम तक मेरा ताक़ुब करती रहेंगी। काली के नाम पर मेरे ऊपर अरसा हयात तंग करने से वह बाज नहीं आएंगे, और मुझे ऐसी सजाओं से दो चार किया जाएगा जिसकी अज़ियतें मरते दम तक बरकरार रहेंगी। लासा ने जो कुछ कहा था वो हर्फ बहर्फ दुरुस्त था। अगर जैक्सन ने बर वक्त मेरी मदद ना की होती और रूहों की पुरइसरार बातों से लासा की गंदी कुव्वतों को तस्खीर ना किया होता तो मेरी मौत यकीनी थी। मैं और कैलाश अपने अपने ख्यालात में महू थे कि एटले ने हमारे करीब आते हुए कहा, मेरे अजीज, जो कुछ हुआ वो मेरी 18 साल समुद्री सफर में अपनी नौयत का अजीबोगरीब हादसा है, लेकिन क्या यह मुनासिब ना होगा कि हम इस मनहूस हादसे की याद को अपने जहन से झटक देने की कोशिश करें। अमले के अफराद बेहद खौफजदा हैं, और ऐसी सूरत में अगर हमने दूर अंदेशी से काम ना लिया तो वो लोग अगली बंदरगाह पर हमारा साथ छोड़ देने में मतलब पसो पेश ना करेंगे। आप दुरुस्त सोच रहे हैं मिस्टर एटले, लेकिन इस सिलसिले में भला हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? मैंने कप्तान से बूढ़े चेहरे पर छाई हुई गहरी संजीदगी को महसूस करते हुए कहा, मेरा मतलब है कि जब अमले के अफराद आपके काबू से बाहर हो जाएंगे तो हम जो उनके लिए मुसाफिरों या सियाहों से ज्यादा हैसियत नहीं रखते, उन्हें किस तरह समझा सकेंगे? समुद्री सफर में मुझे अक्सर व बेशतर सख्त और परेशान कुन हालात से दो चार होना पड़ता है, लेकिन मौजूदा हादसे ने खुद मेरी खोपड़ी भी हिला कर रख दी। एटले ने अपना सिगार होंठों के दरमियान चलाते हुए कहा, आग के वो शोले अभी तक मेरे जहन में भड़क रहे हैं जिन्हें पल भर में उन दोनों को जलाकर कोयला बना दिया। और फिर क्या ये बात हैरत अंगेज नहीं कि भड़कती हुई आग अपना काम खत्म करने के फौरन बाद ही बुझ गई और उसकी तपश से कैबिन की किसी
और चीज को मतलब कोई नुकसान नहीं पहुंचा, और मैंने इसी घर से कैबिन को मुतकफल करा दिया है कि मेरे साथी इस मनहूस हादसे के बारे में मजीद छानबीन करने से गुरेज करें। आपने यकीनन दूर अंदेशी से काम लिया है, मैंने यूं ही तायद की। लेकिन ये सब कुछ क्यों हो रहा है? एटले ने इस बार मेरी निगाहों में झांकते हुए बड़ी संजीदगी से दरियाफ्त किया। इससे पहले तो बहरी उकाब पर इस किस्म के नाकाबिल यकीन वाकयात कभी रूनुमा नहीं हुए। तुम्हारा क्या ख्याल है? कैलाश बूढ़े कप्तान को घूरते हुए खुश्क आवाज में बोला। क्या ये सब कुछ हमारी अहमा पर हो रहा है, या हम जानबूझकर खुद अपने सफर में दुश्वारियां पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं? एटले कैलाश की माकूल बात सुनकर एक लम्हे को गड़बड़ा गया और फिर सिगार का एक कश लेते हुए बोला, आपका कहना भी बजा है मेरे अजीज, लेकिन बहसीयत कप्तान के मेरा फर्ज है कि अमले के जानो माल और उनकी जिंदगियों का ख्याल रखूं। ये सोचना तुम्हारा काम है, कैलाश ने रूखे लहजे में जवाब दिया। मैं इस वक्त इसी अर्ज से हाजिर हुआ हूँ कि मेरे दोस्त, एटले ने कैलाश के जुमले को मुश्किल हजम करते हुए संजीदगी से कहा, मेरे साथी बहरे जुनूबी के तूफानों से मर्दाना वकवार मुकाबला कर चुके हैं, वो मौत से नहीं डरते, लेकिन नादीदा कुव्वतों का मुकाबला कौन कर सकता है? हम आपका मकसद समझ रहे हैं, लेकिन कुछ करने से कासर हैं, कैलाश ने बेपरवाही से कहा। मगर आप मेरी परेशानी को महसूस कर रहे हैं तो फिर मेरी खातर एक झूठ बोल सकते हैं, एटले ने हमें मलते हुए कहा, और फिर इससे बेहतर कि हम वजाहत तलब करते। उसने अतराफ पर नजर डालते हुए दबी जुबान में कहा, दोनों बदनसीब मुसाफिरों की मौत में किसी मावराई या नादीदो कुव्वतों का दखल आपकी एक गलती को दखल था। क्या मतलब? कैलाश ने चौंकते हुए पूछा। लासा को इंजेक्शन लगाते हुए स्प्रिट की बोतल आपके हाथ से गिरकर टूट गई और फिर स्प्रिट ने आग पकड़कर उन दोनों को जला डाला। लेकिन स्प्रिट को आग लगने का क्या जवाब होगा जबकि वहां लैंप या ऐसी कोई दूसरी चीज नहीं जल रही थी? मैंने हैरत से दरियाफ्त किया। कैप्टन, कैलाश ने एटले को घूरते हुए सवाल किया, क्या तुम्हें यकीन है कि इस तरह तुम अपने अमले के अफराद को मुतमिन कर सकोगे? मैं जानता हूं मेरे अजीज कि मेरी दलील ज्यादा वजन नहीं रखती, मगर फिर भी आप मेरी खातर मेरे साथियों से इतना जरूर कह दें कि इस कैबिन में स्प्रिट की वजह से आग भड़क के उठी थी, बाकी मैं संभाल लूंगा। मैं तुम्हारी पोजीशन को समझ रहा हूं माय डियर, लेकिन इस मौका पर तुम्हारा नायब तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकता। जैक्सन, एटले ने चौंकते हुए जैक्सन के नाम को दोहराया और फिर थोड़े तवक्कुफ से बोला, हो सकता है कि वह बहरी उकाब पर रूनुमा होने वाले इस मनहूस हादसे के बारे में रूहों की मदद से असल सूरत हाल दरियाफ्त कर ले, मगर मैं नहीं समझता कि वो इस मामले में हमारी कोई मदद कर सकेगा। अगर उसने ऐसा किया तो अमले के लोग उससे और ज्यादा खौफ हो जाएंगे और ये सूरत हाल हमारे लिए नई दुश्वारियों का पेश खेमा साबित होगी। क्यों? क्या तुम्हें अपने नाइब पर एतमाद नहीं? बात एतमाद की नहीं मेरे अजूद, एतकाद की है। मैंने काले जादू के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, कैलाश बोला। मगरब के लोग तो इस इल्म पर खासा यकीन रखते हैं और मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि अच्छे और तजर्बाकार को सिर्फ अपने कंपास और मौजम के तखय्युर पर नजर रखनी चाहिए। एटले ने हमारी गुफ्तगू से उकताए हुए जवाब दिया और फिर बोला, मेरी दरख्वास्त है कि आप अमले के अफराद के सामने स्प्रिट के जरिए आग भड़कने की कहानी सुना दें, उसके बाद मैं उन्हें मुतमिन कर लूंगा। कप्तान चला गया तो कैलाश ने एक तवील जमाही ली और फिर अपने बाजों को फिजा में फैलाकर यूं जोड़ पट्टों को हरकत देने लगा जैसे अपने असाब को पुरसकून रखने की सही कर रहा हो। और उसके चेहरे पर थकन के तासरात बदस्तूर मौजूद थे और उन आंखों से उलझन आया थी। शायद अभी तक वो लासा और रूपा के सिलसिले में ज़हनी तौर पर मुतमिन नहीं हुआ था। अब क्या इरादा है तुम्हारा? मैंने कैलाश को खरीदने की खातिर दबी जुबान में पूछा। किस सिलसिले में? उसने चौंक कर मुझे घूरा। सफर जारी रखने के सिलसिले में, मैंने संजीदगी से कहा। लासा ने मरते वक्त यही कहा था कि देवी और देवताओं की पुरअसरार ताकतें मुझे पाताल में भी सुकून का सांस नहीं लेने देंगी, और मैं सुन चुका हूँ। मगर क्या तुम्हारा सफर तर्क कर देने से ये गंदी कुव्वतें अपने नापाक इरादों से बाज आ जाएंगी? हो सकता है कि ऐसा ही हो। तुम कहना क्या चाह रहे हो जमाल? कैलाश ने मुझे वजाहत तलब नजरों से घूरा। मुमकिन है मेरा अंदाजा गलत हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि मेरे दुश्मन चाहते हैं कि मैं ये सफर तर्क कर दूं। मगर क्यों? किस लिए? ख्याल है मेरा, मैंने बदस्तूर संजीदगी से जवाब दिया। क्या अजब है कि नादोदा कुव्वतें जानती हों कि इस सफर का इख्तिताम कहाँ होगा। जमाल, मेरा ख्याल है कि तुम कोई अहम बात
मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहे हो। मैं उलझ गया हूँ मेरे दोस्त, मैंने उकते हुए लहजे में कहा। माजी में मेरे साथ जो कुछ बीत चुकी है तुम उसके गवाह हो, और कल क्या होने वाला है हमें मतलब कोई खबर नहीं। हिम्मत से काम लो, कैलाश ने मुझे दिलासा दिया। हमने ये सफर महज इस गरज से इख्तियार किया है कि कुछ वक्त दुनिया के हंगामों से दूर गुजारा जा सके, लिहाजा तुम इन बातों को भूलने की कोशिश करो जो माजी में तुम्हारे लिए जिंदगी का नासूर बन गई थी। लेकिन मेरे दुश्मन मुझे समुंदर की गोद में भी सुकून से नहीं देख सकते। मैं एक सर्द आह भरी, शायद वो द्रक्षा की यादों को भी मेरे जहन और दिलो दिमाग से खुच डालना चाहते हैं। कितने अहमक और नादान है, इतना भी नहीं समझते कि रूह के बगैर जिस्म कोई हकीकत नहीं रखता। मैं जज्बाती होने लगा तो कैलाश ने बड़ी खूबसूरती से गुफ्तगू का रुख बदल दिया और तालब इल्मी के वाक़यात दोहराने लगा। मैं अज़तराब की कैफियतों से दो चार अपने बिस्तर पर पड़ा करवटें बदलता रहा और रात के सन्नाटे में तेज हवाओं और समुंदर की मौजों का शोर बड़ा बेहानक महसूस हो रहा था। और मैंने वक़्त गुजारने की खातिर उठकर अलमारी से वो डायरी निकाली जिस पर अपनी ज़िंदगी के बीते वाक़यात रकम कर रहा था। कलम खोलकर अपनी बिखरी यादों को समेटने लगा तो मेरे ज़हन में जैक्सन का तस्वर उभर आया। जैक्सन ने अगर बर वक़्त मेरी मदद ना की होती तो शायद आप इस वक़्त मेरी दास्तान ना पढ़ रहे होते। वो यकीनन पुरअसरार शख्सियत का मालिक था, जभी तो उसने रूहों के जरिए मेरे दुश्मन को तलाश करके मौत के घाट उतार दिया और वक्ती तौर पर मुझे मौत के बेरहम हाथों से निजात दिला दी। अगर रूहों के जरिए वो लासा की शख्सियत के तारीख पहलुओं का राज जान सकता था तो यकीनन ये भी बता सकता था कि सफ़र के दौरान आइंदा मुझे किन मुश्किलात का सामना हो सकता है और ये कि मैंने जिस मकसद के लिए सफ़र किया था उसका नतीजा क्या होगा। पहले मैंने भी जैक्सन से अपने जहन में कुल बुलाने वाले सवालात के बारे में मालूम करना चाहा था, लेकिन मुझे इसका मौका ना मिल सका था। मगर अब वक़्त आ गया था और मैं पहली फुर्सत में जैक्सन से मिलकर उन बातों के बारे में दरियाफ़त करता। डायरी को दोबारा अलमारी में मुकफ़ल करके मैंने एहतियातन अपना पिस्तौल उठाकर जेब में डाला और आहिस्ता से बाहर निकलकर जैक्सन के कैबिन की तरफ रवाना हो गया। और मेरी किस्मत अच्छी थी जो अपने कैबिन में ही मिल गया, वरना इस वक्त वो अपनी ड्यूटी पर भी हो सकता था। और तीसरी बार दस्तक देने पर जैक्सन ने आंखें मलते हुए दरवाज़ा खोला। वो नींद की हालत में था, मगर मुझे देखते ही चौंक उठा और बड़ी सुरत से मुझे कैबिन में बुलाकर उसने दरवाज़ा बंद किया और फिर सरसराती हुई आवाज़ में पूछा, मेरे मोहतरम खैरियत तो है? और मेरा ख्याल है कि इस वक्त मेरी आमद से तुम्हारे सुकून आराम में खलल पड़ा है, लेकिन मेरे लिए ये मुलाकात अशद ज़रूरी थी। मैंने संजीदगी से कहा, मेरे लिए कोई हुक्म? हाँ जैक्सन, मैंने दोस्ताना अंदाज इख्तियार किया, मैं तुमसे आइंदा के बारे में कुछ दरियाफ़त करना चाहता हूँ। तशरीफ़ रखिए। और मेरा ख्याल है कि इस वक्त गर्मा गर्म काफ़ी हम दोनों के लिए बाइस सुकून होगी। और मैंने कोई जवाब नहीं दिया, खामोशी से आगे बढ़कर उसी मेज़ के गिर्द बैठ गया जिस पर दूधिया गलूब मौजूद था और जिसे रोशन करके रूहों को तलब किया जाता था। जैक्सन जितनी देर काफ़ी के तैयारी में मशगूल रहा, मैं अपने जहन में उन सवालात को तरतीब देता रहा जो दरियाफ़त करना चाहता था। चुनाचा जब जैक्सन काफ़ी का बर्तन उठाए मेज़ पर आया तो मेरे सामने दूसरी नशस्त पर बैठ गया तो मैंने संभल कर निहायत मोहतात अंदाज में गुफ्तगू का आगाज़ किया। मैं मौजूदा सफ़र के बारे में तुमसे कुछ अहम बातें दरियाफ़त करना चाहता हूँ। अगर मैं आपके किसी काम आ सका तो ये मेरी खुश नसीबी होगी। सबसे पहले मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना अपना फ़र्ज समझता हूँ कि अगर तुमने लासा के सिलसिले में इस बात को भूल जाइए मेरे मोहतरम। जैक्सन ने काफ़ी का एक घूंट खड़क के नीचे उतारते हुए बेपरवाही से कहा, मैंने आपसे पहले भी दरख्वास्त की थी कि इन बातों का जिक्र ज़ुबान पर लाना मुनासिब ना होगा। क्या तुम मेरी खातिर उस वक़्त भी रूहों को तलब करके मेरे कुछ सवालों के जवाब दे सकोगे? मैंने अपनी गलती महसूस करते हुए पहलू बदल कर कहा। जैक्सन चंद सानी मेरी निगाहों में निगाहें डाले मुझे घूरता रहा और उसकी तेज़ और पुरअसरार नज़रों की तपश मुझे अपने जिस्म के गहराइयों में महसूस हुई। गालबन वो अपने अमल शुरू कर चुका था और अपनी नादीदा कुव्वतों के ज़रिए मेरे दिल का भेद जानने की कोशिश कर रहा था और मैंने अपनी नज़रें उसकी तेज़ नज़रों से बचाना चाही, लेकिन कामयाब ना हो सका। और पहली बार मुझे शुबा हुआ कि वो शायद टीली पीठी के फ़न में भी माहिर है और अपनी सहाराना कुव्वतों से मेरे वजूद को तस्खीर कर रहा है। कुछ देर तक कैबिन में हमारी सांसों की मिली जुली आवाज़ सरसराती रही और फिर जैक्सन ने काफ़ी ख़त्म करके
अपनी नज़र मेरे चेहरे से हटाई तो मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मैं अचानक हल्का हो गया हूँ, कोई नादीदा बोझ मेरे जिस्म से उतर गया हो। मैं दोबारा अपनी छत पर संभल कर बैठ गया। अलबत्ता मैंने ये फैसला कर लिया कि जैक्सन की तेज़ नज़रों से हत्तल मकान बचने की कोशिश करूँगा, मादा कि वो मुझे अपने मामूल बना ले। मग में बची हुई काफ़ी का आखिरी घोंट ख़त्म करके मैंने उसे मेज़ के नीचे फर्श पर रख दिया और फिर अज सरे नो अपना सवाल दोहराया। जैक्सन ने मेरी बात का जवाब देने की बजाय सफ़ेद ग्लोब को रोशन किया और फिर हस्बे मामूल उसके होंठ तेज तेज हरकत करने लगे। शायद वह रूहों को बुलाने का अमल पड़ रहा था और उसकी नज़रें झपके बगैर पूरी तवज्जो से रोशन ग्लोब पर मरकूज थी और मैं खामोश बैठा उसकी हरकतों का जायजा लेता रहा। 10 मिनट बाद जब जैक्सन की मोहियत ख़त्म हुई और उसने मेरी जन्म देखा तो उसकी आंखें अंगारों की माला सुर्ख और रोशन थी। उसके दोनों हाथ बदस्तूर ग्लोब पर मुअल्लक थे और मेरे मोहतरम मुकद्दस और पाक रूहें आपके सवालों का जवाब देने की खातिर कैबिन में मौजूद हैं। उसकी ठोस आवाज़ कैबिन के पुरहोल सन्नाटे में गूंजी और मैं अपने बहरी सफ़र में आइंदा पेश आने वाले हादसात और वाक़यात के बारे में जानना चाहता हूँ। मैंने अपने आप को संभाल कर दरियाफ़त किया। बहरी सफ़र यूं भी पुरखतर होते हैं। पानी की लहरों पर डोलता हुआ जहाज हवाओं की जिद पर होता है और बहरे जनूबी के भयानक और होलनाक तूफान किसी वक्त भी जहाज़ को तिनके की तरफ तहबाला कर सकते हैं। जैक्सन ने खिलाओं में घूरते हुए जवाब दिया। उसकी आवाज़ अचानक और हैरत अंगेज तौर पर तब्दील हो चुकी थी और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो जैक्सन की अपनी आवाज़ नहीं थी। कोई भटकी हुई बेचैन रूह उसके जिस्म में हलूल कर चुकी थी और जैक्सन की अम्मा पर वही मुझसे मुखातब थी। वक़्त और माहौल की नज़ाकतों को महसूस करके मुझे झुरझुरी सी आ गई। एक लम्हे को मेरे दिल में यह ख्याल आया कि इन शैतानी और नादीदा क़ुव्वतों से बचने के लिए उठकर कैबिन से भाग जाऊं, लेकिन मैंने अपना इरादा तर्क कर दिया। हर हालात से फरार हासिल करना मेरे इख्तियार से बाहर था। जो मेरे मुकद्दर में रकम किया जा चुका है उसे हर हाल में पूरा होना है। और मैंने चंद लम्हे तामल किया और फिर जैक्सन के चेहरे के तासरात को घूरते हुए बोला। लासा ने मरते वक्त कहा था कि गंदी कुव्वतें बराबर मुझे नुकसान पहुंचाने का सिलसिला जारी रखेंगी। वो उसकी अपनी ज़ुबान नहीं थी। जैक्सन ने बदस्तूर बदले हुए सपाट और खुश्क लहजे में कहा। वो अपने देवताओं की मर्जी का पाबंद था। उसने जो कुछ कहा था वो गलत नहीं था। मावराई कुव्वतें तुम्हें एक ख़ास मुद्दत तक बराबर परेशान करती रहेंगी। वो मुद्दत कब पूरी होगी? मैंने तेजी से पूछा। इसमें वक्त लगेगा और शैतानी कुव्वतों का समझ टूटने से पहले तुम्हें और तुम्हारे साथियों को सख्त इम्तहानात से गुजरना होगा। क्या बहरी उकाब का सफ़र खैर व अफ़ियत से पूरा हो जाएगा? सफ़र ज़रूर पूरा होगा, लेकिन खैर व अफ़ियत से नहीं। क्या ये मुनासिब ना होगा कि मैं अपना सफ़र तर्क कर दूँ? मैंने पहलू बदलते हुए पूछा। इस तरह क्या मुझे पेश आने वाली मुश्किलात से निजात मिल सकेगी? कुछ बातें इंसान के बस से बाहर होती हैं। तुम और तुम्हारे साथी हालात के जिस बनूर में फंस चुके हैं वो तुम्हारी मर्जी या सफ़र तर्क कर देने से ख़त्म नहीं होगा। तुम्हें वक़्त का इंतज़ार करना होगा और मैंने ये सफ़र एक ख़ास मकसद के इख्तियार किया है। रूहें वक़्त और फासलों की कैद से आज़ाद होती हैं। हाँ, हमें मालूम है कि तुमने ये सफ़र क्यों इख्तियार किया है। दिलों के भेद हमारे लिए पोशीदा और ढके छुपे नहीं रहते। हमको एक एक लम्हे की खबर होती है, कल क्या हो चुका है और ये भी कि कल क्या होने वाला है। तो क्या मैं इसी दुनिया में द्रक्षा से दोबारा मिल सकूंगा? मैंने अपने दिल की धड़कन को समेटते हुए कहा। तुमने एक तवील और लंबी बहस छेड़ दी है, जैक्सन ने सपाट आवाज़ में कहा। रूह जब जिस्म से अपना ताल्लुक ख़त्म कर लेती है तो आज़ाद हो जाती है। जो जिंदा रहते हैं वह मरने वालों के अंजाम से बेखबर होते हैं। अलबत्ता क्यास आराइयाँ बेचैन दिलों के लिए सकून फराहम करती हैं। उसके बरअक्स रूहें जिंदा इंसानों के शब व रोज़ से बखूबी वाक़फियत रखती हैं। मैं सिर्फ द्रक्षा के बारे में दरियाफ़त करना चाहता हूँ। मैंने बेचैनी से पूछा। क्या इसी दुनिया में मेरा और उसका मिलाप दोबारा मुमकिन है? मौत एक पुरअसरार भेद है, एक ऐसा राज जिसे आज तक बड़े बड़े आलम, साइंसदान और दानश्वर भी लाखों जतन के बावजूद हल नहीं कर सके। और फिर मौत और ज़िंदगी के सरबस्ता राज अपने अपने मज़ाहब और अपने अपने अक़ीदों से ताल्लुक़ रखते हैं। तुम जिस द्रक्षा की बात कर रहे हो वो पैदा होते वक्त दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखती थी। तुम्हारे और उसके अक़ीदों में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। इसलिए तुम जो कुछ सोच रहे हो वो समझ रहे हो वो मुमकिन भी है और नामुमकिन भी। नहीं, मैं तड़प कर बोला। मुझे द्रक्षा के बारे में गोल बोल नहीं, वाज़े और ठीक ठीक जवाब दरकार है। वक़्त ने हालात पर जो
पर्दे डाल रखे हैं, उन्हें पड़ा रहने दो। दूसरे जन्म से क्या है, उसे कब्र अज़ वक़्त जानने की कोशिश मत करो। क्या मैं ये समझूं कि रूहों की सरहदें भी महदूद हैं? तुम्हें अपनी हदूद से तजावत करने की इजाज़त नहीं होती। मैंने मुखातब रूह को अकसाते हुए कहा, तुम किसी हद तक दुरुस्त सोच रहे हो, लेकिन इसमें भी अपने अपने अकीदों का दखल है। तुम जिस बात को नामुमकिन समझते हो वो दूसरे अकीदों के मुताबिक मुमकिन भी हो सकती है। दरख्शां का मसला तो दो अकीदों के दरमियान उलझ कर रह गया है। ये सरासर इल्ज़ाम है। मैंने हाथ मलते हुए कहा, मेरी रूह, मेरी ज़िंदगी, मेरी दरख्शां मुसलमान थी, और जब हमने एक दूसरे का हाथ थामा उस वक़्त भी वो अपनी मर्जी और खुशी से मेरे मज़हब और मेरे अकीदों को कबूल कर चुकी थी। लेकिन जब भगवान एक आत्मा को तुम्हारे पत्नी के शरीर में दाखिल होने का हुक्म दिया था, उस वक़्त वो काजल थी, सिर्फ काजल। और मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, सिर्फ इतना दरियाफ़त करना चाहता हूँ कि दरख्शां से मेरा दोबारा मिलाप मुमकिन है या नहीं। जैक्सन के चेहरे पर एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था। उसके तासरात बता रहे थे कि वो किसी शदीद ज़हनी कश्मकश से दो चार है। कैबर में चंद लम्हे पुरहोल सन्नाटा तारी रहा और फिर जैक्सन की होंठों पर जुम्बश हुई। तुम जिस बहस को लम्हों में ख़त्म करना चाहते हो वो अज़ल से जारी है और अब तक कायम रहेगी। हालात के ज़ावियों के साथ साथ वक़्त की गर्दिशें भी अपना रुख तब्दील करती रहती हैं, और जो जिंदा हैं अपने मरकज़ से भटक कर गलत रास्तों पर निकल पड़ते हैं। लेकिन ऊपर आसमानों पर एक बार जो लिखा जा चुका है वो अटल है, उस लिखे को कोई नहीं मिटा सकता। मुझे अंधेरों की नहीं, रोशनी की तलाश है। मैं झुंझला गया। तुम अगर साहिब इख्तियार हो तो खुल कर मेरे सवाल का जवाब दो, वरना इन्हीं बैरानों और तारीकियों में गुम हो जाओ जो तुम्हारा मुकद्दर बन चुकी हैं। तुम रूहों की कुव्वत का मजाक उड़ा रहे हो। इंसान तुम्हारी दुनिया का सबसे खौफनाक और वहशी दरिंदा है जो हमेशा अपनी ख्वाहिशात की गुलामी करता है, और तुम भी एक इंसान हो जो अपनी ख्वाहिश की तकमील की खातिर दूसरों की जिंदगियों से खेल रहे हो, अपनी खुशी की खातिर दूसरों की बर्बादी पर तुल गए हो। तुम इंसानी दरिंदों से अपनी मतलब बरारी के लिए हमेशा दूसरों के वक़्त की सलीब पर लटकाया है, और आज तुम एक रूह को भी सीधे रास्ते से भटकाने की कोशिश कर रहे हो। जिनके अकीदे आहनी और ठोस होते हैं वो मौत से नहीं घबराते। मैंने जैक्सन की वीरान आंखों में झांकते हुए सख्त लहजा अख्तियार किया। तुम जैसी गंदी और नादीदा कुव्वतों से भी नहीं, जो सीधे सादे और नेक इंसान लोगों के ईमान से खेलने की खातिर आज भी ज़मीन और आसमानों के दरमियान खिलाओं में भटकने पर मजबूर कर दी गई हूँ। आसमानों ने तुम्हें जिन आताब से दो चार कर रखा है, तुम उनका इंतकाम मासूम लोगों के कच्चे अकीदों से लेती हो। लेकिन मैं तुम्हारी हकीकत से बखूबी वाकिफ हो चुका हूँ। तुम भी अपनी जगह मजबूर हो, बेबस हो, इसलिए कि तुम मुझे मेरी दरख्शां के बारे में कुछ नहीं बता सकती। तुम्हारा ये सफ़र जारी रहेगा। और कुछ तवक्कुफ़ के बाद जैक्सन के लबों को जुम्बश हुई। तुम और तुम्हारे दोस्त जिंदा रहेंगे, लेकिन वक़्त की गुजारिश तुम्हें सुकून का सांस नहीं लेने देगी। तुम नाकाबिल यकीन और होलनाक वाक़यात से हादसात से दो चार होते रहोगे। तुम्हारा गुज़र उन सरजमीन से होगा जहाँ का तसव्वुर भी महज़ब दुनिया के लिए काबिल कबूल नहीं हो सकता। देवताओं की पुरअसरार ताकतें तुम्हारे गिर्द अपना जाल बिछा चुकी हैं, और तुम्हें हर हाल में उन मुश्किलों को झेलना पड़ेगा जो तुम्हारा मुकद्दर बन चुकी हैं। जैक्सन के चेहरे पर तारी कर बढ़ता जा रहा था, और फिर मेरे जहन में ख्याल तेजी से उभरा। जो रूह मुझसे मुखातब थी वो यकीनन किसी हकीम हिंदू अकीदे के ज़ैर असर थी, वरना देवी देवताओं की पुरअसरार कुव्वतों का जिक्र बार बार ना करती। वो नादीदा कुव्वतें जो मीलों दूर बैठकर लासा और रूपा को कंट्रोल कर सकती थी, उनके लिए जैक्सन को भी वक्ती तौर पर तस्कीर कर लेना भी दुश्वार नहीं था। इस ख्याल के जहन में उभरते ही मैं तेजी से उठ खड़ा हुआ। जैक्सन को हकारत से घूरता हुआ बोला, अगर तुम मुझे दरख्शां के बारे में कुछ नहीं बता सकती तो दफा हो जाओ। और मेरा जवाब सुनकर जैक्सन की हालत गैर होने लगी। उसकी निगाहों से खून छलकने लगा, शोले बुलंद होने लगे, और जिन नज़रों से वो मुझे घूर रहा था उनमें कहर था, इंतकाम था। उसके हाथों की गर्दश रोशन गंडूक पर बतदरीज तेज होने लगी। कैबिन के साजो सामान यूं खड़खड़ाने लगे जैसे जल्जले की हालत से दो चार हों, और मैं अपनी जगह दम खुद खड़ा जैक्सन को देखता रहा। और फिर उस वक़्त मेरे असाब भी जवाब दे गए जब रोशन ग्रुप यकलख्त भड़क कर तारीख हो गया, और जैक्सन का सर मेज पर यूं झुकता चला गया जैसे उसमें ज़िंदगी की कोई रमक बाकी न रह गई हो। और कैबिन में तारीकी फैलते ही मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे लातादाद रूहें आसीब बनकर मेरे वजूद से चिमट गई हों।
और वो एहसास मेरे वहम और खौफ की पैदावार था। लेकिन उसके बावजूद मैंने जैक्सन के कैबिन में एक पल के लिए भी रुकना मुनासिब नहीं समझा। तेजी से पलट कर दरवाजे के बोल्ट खोले और लपकता हुआ निकल कर अपने कैबिन में आ गया, जहां मेरे लिए बेज़बान टॉमी अपनी तक मेरे इंतजार में जाग रहा था। और मैंने एक नज़र टॉमी पर डाली, बड़ी एहतियात से दरवाजे को अंदर से मुतकफल किया और फिर अपने बिस्तर पर लेटकर हालात की नोयत पर गौर करने लगा। उस रात में कब तक अपने परेशान ख्यालात से उलझा रहा और कब नींद की आगोश में पहुंचकर दुनिया माफिया से बेखबर हुआ, मुझे मतलब याद नहीं। दूसरी सुबह मेरी आंख खिलाफे तवक्का बहुत जल्द खुल गई। रातों की बातों का अक्स अभी तक मेरे जहन में महफूज था और जैक्सन की शख्सियत मेरे लिए बेहद पुरअसरार थी। लासा के सिलसिले में उसने गैर मामूली जहानत और फुर्ती का मुजाहरा किया था। अगर उसने एक मामूली सी गलती भी की होती तो अजब नहीं कि मावराई कुव्वतों को अपने गंदे और नापाक अज़ाइम में सुर्खरू होने का मौका मिल जाता। लेकिन गुज़श्ता रात जो कुछ पेश आया उसने जैक्सन की पोजीशन को भी मखदूश कर दिया था। ग्लोब रोशन करने और रूहों को बुलाने का अमल करते वक्त वो पूरी तरह होशो हवास में नजर आ रहा था और कैबिन में रूहों की आमद की इतला भी उसने मुझे अपने लबू लहजे में दी थी। मगर उसके बाद उसकी आवाज़ यकसर तब्दील हो गई और जो बातें उसकी जुबान से निकल रही थीं वो मेरे सवालों का गोल मोल जवाब थी और वो बार बार अकीदों की तकरार कर रहा था। और फिर गलूब के तारीख होते ही जैक्सन भी किसी बेजान मुजस्मे की तरह मेज पर ऊंधे मुंह उलट गया था और मैंने बिस्तर से निकलकर दांतों को ब्रश किया और अपना ड्रेसिंग गाउन पहना हुआ अर्शे पर आ गया और मुझे फौरी तौर पर जैक्सन की खबर लेना थी। मैं देखना चाहता था कि गुज़श्ता रात मेरे चले आने के बाद उस पर क्या बीती। उसने रूहों को बुलाने का अमल मेरी अम्मा पर किया था और लेकिन मैं जिस अंदाज में उसे छोड़कर चला आया वो यकीनन मेरी खुद गर्जी ही थी। और खुदा जाने बदरूह ने उस गरीब का क्या हाल किया होगा, और ये क्या कि खुदा ही बेहतर जानता है कि वो जिंदा भी था या। जैक्सन की मौत का तस्वर मेरे दिल में उभरा तो मैं सरतापा लर्ज उठा। अगर मेरे मुखालफ जैक्सन को इतनी आसानी से ख़त्म कर सकते थे तो उनके लिए मेरी मौत भी ज़्यादा दुश्वार तरफ नहीं होगी। और मैंने अर्शी पर चारों तरफ नज़र दौड़ाई, वहाँ कोई नहीं था, अलबत्ता बहरी उकाब का बूढ़ा कप्तान एटले इंजन रूम के सामने आंखों के दूरबीन लगाए खड़ा समुद्र की लहरों का मुताला करने में मुस्तैद नजर आया। और मैंने अपना रुख तब्दील किया और टहलता हुआ जैक्सन के कैबिन की सिमत कदम उठाने लगा। मुख्तलिफ वसवसे मेरे जहन को परागंदा कर रहे थे और कैबिन में मुझे जैक्सन हस्बे मामूल जिंदा मिल सकता था और यह भी मुमकिन था कि रूह ने उसका अंजाम लासा के मुकाबले में ज़्यादा भयानक अंदाज में पेश किया हो और जिस वक्त मैं उसके कैबिन में कदम रखूं उसकी लाश मेरे सामने पड़ी हो, आंतें उसके शिकम से बाहर निकल चुकी हों और कैबिन का तमाम सामान उलट चुका हो और मैं खुद अपने ही ज़हन में उभरने वाले खौफनाक तस्वर से उलझता हुआ आगे बढ़ रहा था कि अचानक जैक्सन अपने कैबिन से निकलकर मेरे सामने आ गया। हमारी निगाहें चार हुई तो वह यूं ठटक कर अपनी जगह थम गया, जैसे उसे इतनी सुबह उसे मुझसे भीड़ की तवक्का ना रही हो। एक पल के लिए उसके चेहरे पर तफक्कुरात के असरात फैले और फिर वह खुद को संभालता हुआ मेरे करीब आ गया। सुबह बखैर मेरे मोहतरम, खुदा का शुक्र है कि मैं तुम्हें जिंदा सलामत देख रहा हूँ, मैंने इत्मीनान का सांस लेते हुए कहा। मैं समझा नहीं मेरे मोहतरम, जैक्सन ने तअज्जुब से मुझे घूरा और फिर अचानक कुछ सोचकर बोला, ओह शायद आप रात मेरे कैबिन में होने वाली रूहों की गुफ्तगू के बारे में फिक्रमंद हैं। वो आवाज़ जो मैंने कल रात सुनी थी तुम्हारी अपनी नहीं किसी गैर की थी। मैं संजीदा हो गया। होता है, जैक्सन ने खुद को बेपरवाह ज़ाहिर करने को हुए जवाब दिया। बाद रूहें बराह रास्त जवाब देने की खातिर अमल के जिस्म में हलूल कर जाती हैं और गुज़श्ता रात भी ऐसा ही हुआ होगा। जैक्सन, क्या तुम्हें इल्म है कि तुम्हारे कैबिन से कब रुखसत हुआ था और हमारे दरमियान क्या गुफ्तगू हुई? इस बार मैंने कदरे खुश्क अंदाज में जैक्सन को तेज नज़रों से घूरते हुए सवाल किया। मेरा मकसद उसे बावर कराना था कि मैं उसके रवैये में अचानक पैदा होने वाले तगैयर को भाग चुका हूँ। मेरा ख्याल है कि ग्लूब की अचानक तारीख हो जाने की वजह से गोया तुमको तमाम बातों का बखूबी इल्म है। मैंने जल्दी से पूछा। मैं जैक्सन को संभलने का मौका नहीं देना चाहता था और मेरी छठी हिस्स बारहा मुझसे यही कह रही थी कि जैक्सन कोई अहम राज मुझसे पोशीदा रखने की कोशिश कर रहा है और मैं हर कीमत पर वो रात उससे उगलवाना चाहता था। जैक्सन ने फौरन ही मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। कुछ देर तक मेरी निगाहों में झांकता रहा और फिर एक सर्द आह भरकर बोला, आपका अंदाजा किसी हद तक दुरुस्त है मेरे मोहतरम।
آپ کے رخصت ہو جانے کے بعد روح نے مجھے تفصیل سے آگاہ کر دیا تھا۔ کیا تم کو یہ بھی علم ہے کہ گالوب کے تاریک ہو جانے کے بعد تمہارا جسم مردہ انسانوں کی طرح میز پر ڈھلک گیا تھا؟ روحوں کو بلانے کا عمل اکثر ہلاکت خیز بھی ثابت ہوتا ہے، میرے عزیز، جیکسن نے ہاتھ ملتے ہوئے اضطرابی انداز میں جواب دیا۔ گزشتہ رات آپ نے روحوں کو لازوال قوتوں کا مذاق اڑا کر اچھا نہیں کیا۔ اگر انہیں میرا خیال نہ ہوتا تو شاید۔ جیکسن میرے دوست، کیا میں یہ تصور کر لوں کہ تم مجھے خوف زدہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ میں زہر خان سے بولا۔ موت برحق ہے اور یہ میرا عقیدہ ہے۔ گندی طاقتیں انسان کو پریشان کر سکتی ہیں اور میں یہ بھی تسلیم کرتا ہوں، لیکن ایک بات تم بھی خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لو، جو مقدر میں لکھا جا چکا ہے اس کے برخلاف کچھ نہیں ہوتا۔ روحوں کی عظیم اور لامحدود قوتیں بھی ان حادثات کو نہیں ٹال سکتی جو لوہے محفوظ پر رقم کیے جا چکے ہیں۔